Hello everyone, it's me Priya and today I'm here to discuss the Ball poem by John Berryman. John Berryman, if we talk about who he is, John Berryman is an American poet and he got famous in later of 20th century when his book is published where his best of collection was considered. तो ये तो था कि हाँ जॉन बेरीमैन कौन है और उन्हीं के जो बेस्ट कलेक्शंस की एक पोएम ली गई है वो है आपकी द बॉल पोएम। इस पोएम में जो भी इसकी लाइन बाय लाइन समरी है वो तो आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि पोएम का जो एक ओवरव्यू है कि पोएम किस बारे में है। तो इस पोएम में बेसिकली जो पोएट हैं उन्होंने एक एग्जांपल लिया है छोटे से बच्चे का जो खेल रहा होता है किसी जगह पे और उसके आसपास जैसे हम कह सकते हैं कोई रिवर है या पॉन्ड टाइप का कुछ भी कह सकते हैं, पानी है बेसिकली, उस जगह पे वो खेल रहा है और खेलते खेलते उसकी जो बॉल है वो पानी में चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब होता है और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हम कि दुखी हो जाता है उन चीज़ों को लेकर के और वो बॉल को दूर खड़ा हुआ देखता रहता है। उन्हीं के पास जो पोएट है वो डिस्टेंस पे थोड़ा उनसे दूरी पे खड़े हुए थे और वो उस बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। वो चाहते थे स्टार्टिंग में कि वो जाके उसको कंसोल करें, वो उसको दूसरी बॉल ले आकर के भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें ऐसा लगा कि वो अगर ऐसा कर देंगे तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझेगा और आगे आने वाली लाइफ में जब उसके ऊपर बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी तो वो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका पोएम का एक ओवरव्यू। अब देखिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन टू द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। व्हाट ही द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water। तो इन बेसिकली स्टार्टिंग की 4 लाइन्स में जो पोएट हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि अब वो बच्चा क्या करेगा। उसकी जो बॉल थी जिससे वो बहुत ज़्यादा खेल रहा था, बहुत देर से खेल रहा था, हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी फेवरेट बॉल थी, उससे उसकी कुछ मेमोरीज भी कनेक्ट हो सकती हैं, वो तो पानी में चली गई। अब वो क्या करेगा, और मैंने उससे जाते हुए पानी में देखा है कि कितनी प्यार से वो उसके साथ में खेल रहा था और अचानक से वो क्या हो गई, बॉल मेरली थोड़ा बाउंस हुई। यहाँ पे इन्होंने क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ की है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे एट द एंड ऑफ द पोएम कि उन्होंने कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की है। बट यहाँ ने इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है मेयरली, वो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बट इन्होंने यहाँ पे उसको पोएटिकली यूज़ किया है। तो उन्होंने क्या कहना चाहा है यहाँ पे कि मैंने उससे देखा कि वो मेयरली बाउंस हुई और वो बाउंस होकर के कहाँ पे चली गई, इन द वाटर। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि पोएट जो हैं वो वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं और उस बच्चे को वो देखते हैं, वो काफ़ी देर से देख रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो कैसे खेल रहा था। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। अब अगर वो चाहें और उससे कहना चाहें कि ठीक है वो बॉल गई, उसे जाने दो, यहाँ पे और भी तो बॉल्स हैं, मैं तुम्हें दूसरी बॉल ला के दे दूंगा, तो क्या उस चीज़ का कोई यूज़ है? ऑब्वियसली नॉट। हम जिन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, चाहे वो हमारे चाइल्डहुड डेज़ में कोई टॉयज़ हो या फिर एडोलेसेंस में या फिर एडल्टहुड में कोई पर्सन हो जिससे हम बेसिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। अगर वो हमसे दूर चला जाता है, कोई टॉय भी है, तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है और उससे आपकी किसी भी वजह से वो आपसे दूर हो जाए तो आपको उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति, कोई इंसान ला के दे दिया जाए तो आप उतने क्लोज हो जाओगे उसके, नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी मेमोरीज जुड़ जाती हैं, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी। तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि ये कहने का अब कोई लॉजिक नहीं है, कोई यूज़ नहीं है कि हाँ मैं तुम्हें दूसरी बॉल ला के दे दूँगा। और वो बच्चा क्या है, वो दूर खड़ा हुआ, बिल्कुल से शांत खड़ा हुआ है, इना ग्रीफ मतलब सैड है वो इस चीज़ को, क्योंकि उसकी जो फेवरेट बॉल थी जिसके साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, वो जिसके साथ बहुत देर से बहुत ही खुशी से खेल रहा था, वो अब उससे दूर जा चुकी है। As he stands rigid, trembling, staring down, वो क्या है, बिल्कुल से रिजिड है, एक जगह पर स्टिफ है, वो बिल्कुल से भी मूव नहीं कर रहा अपनी से, और वो क्या कर रहा है, शेक कर रहा है, जैसे शिवर कर रहा है, उसकी बॉडी में एक तरीके से कपकपी हो रही है। किस वजह से? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो भी हमारी बॉडी क्या करती है, अगर आपने कभी फील किया होगा इस चीज़ को, तो बॉडी हमारी क्या करती है, थोड़ा सा शिवर करने लग जाती है। तो वो बच्चा भी ऐसे ही दुखी है क्योंकि अब उसके पास वो बॉल नहीं है जिसके साथ वो थोड़ी देर पहले बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस से खेल रहा था। Staring down all his young days into the harbor where his ball went। इस पोएम में इन्होंने अब ये लाइन बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने प्लेस करी है।
हार्बर का मतलब वो होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह को रोक के रखा जाता है, बीचेस पे, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे उनको बांध के रखा जाता है, उसको बोलते हैं हार्बर। क्योंकि वो बच्चा पानी के किनारे खेल रहा था तो ये तो फिक्स था कि अगर वो केयरफुल नहीं रहेगा तो उसकी बॉल जो है वो पानी में जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो उसके यंग डेज थे, इट मीन्स कि जब उसको बॉल वो ला करके दी गई होगी तब की उसकी जो हैप्पीनेस थी, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ में उस टॉय को शेयर किया होगा, उनके साथ जो मेमोरीज थी वो सब के सब क्या हुए, उस बॉल के साथ उस पानी में चले गए। जिस वजह से क्या है, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में है, ग्रीफ में है, वो बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा है इस वजह से। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि उनको डाइम, ये बेसिकली करेंसी है, उसको कुछ अगर पैसे दे भी दिए जाएँ उस चीज़ के बदले में, या फिर उसको दूसरी बॉल भी ला के दे दी जाए, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, हर चीज़ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। स्पेशली जो हमारी चीज़ें फेवरेट होती हैं उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। और वो उनको इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना। वो इंटरवीन नहीं करना चाहते थे जो भी वो देख रहे थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? बेसिकली वो इस चीज़ को देख के वो समझ रहे थे कि हाँ, उसको अपनी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, जहाँ पे चीज़ों के ऊपर जो आपका अधिकार होता है, आपका बेसिकली जो राइट होता है, उनको हमें कैसे बचा के रखना है, ये चीज़ें आज से उसको समझ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमें कोई टीच नहीं करता, किसी स्कूल में वो नहीं पढ़ाई जाती हैं, बट धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ वो हमें समझ में आ जाती हैं, है ना। जैसे आपको स्टार्टिंग में किसी ने टॉय के लिए आपको दुख हुआ होगा, तो हो सकता है आपको कंसोल किया गया हो, बट कभी कभी स्टार्टिंग डेज में हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड में आपको कंसोल किया गया हो, बट लेटर चाइल्डहुड में हो सकता है आपको किसी ने कंसोल ना किया हो, आपको कोई टॉय टूट गया, खो गया, आप खुद रोए और आप खुद समझ गए, क्योंकि धीरे धीरे आप में वो समझ आने लगी कि यस, दिस इज़ द रियलिटी। तो वही पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि मैंने उसे इंट्रूड करना उस जगह पे सही नहीं समझा, क्योंकि मैं अगर ऐसा कर देता तो शायद आगे चल के लाइफ में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो उसको खुद मैनेज ना कर पाता, खुद से हैंडल ना कर पाता। तो ये उसकी लाइफ की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो चीज़ें हमारी हैं, चलिए बॉल तो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ थी, वो जा सकती है, दूसरी आ भी सकती है। मनी भी क्या है, एक एक्सटर्नल चीज़ है, वो भी आती जाती रहती है। लेकिन जो लाइफ की बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको हमें ऐसे ईजिली इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हमें हैंडल नहीं करना होता है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, little boy and no one buys a ball back, money is external and he is learning well behind his desperate eyes। अब वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, बॉल्स को उन्होंने बस एक, हम कह सकते हैं एज अ सिंपल यूज़ किया है कि लोग क्या करेंगे, आपकी जो चीज़ें हैं वो छीनने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में हम ये कह सकते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी होते हैं, लोग क्या करते हैं कि अगर हमने उनको बचा के नहीं रखा तो कोई भी उनको इजीली हमसे दूर कर सकता है। आपने आसपास अपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे होंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, कोई आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, आपके बीच में अगर आपने उसको केयरफुली नहीं रखा, एक अपना फेथ मेंटेन करके नहीं रखा, तो कोई भी थर्ड पर्सन ईजिली आकर उसमें इंटरवीन करके डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो आज वो बच्चा जो है, यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि वो डेस्परेट आइज से उस बॉल को देख रहा है। डेस्परेट मीन्स व्हाट हियर, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है उस बॉल को लेकर के कि किसी भी तरीके से वो बॉल उसके पास वापस आ जाए। अब वो क्या समझ रहा है इन चीज़ों से कि अगर चीज़ें अपनी संभाल के नहीं रखी जाएँ तो वो हमसे ईजिली दूर हो सकती हैं। सिर्फ बॉल की बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most knows many days how to stand up। तो सबसे पहले आपका जो वर्ड यूज़ हुआ यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी, वो क्या कह सकते हैं, बेसिकली एक ब्रांच है फिलॉसफी की, जहाँ पे जो लॉस की नॉलेज है कि चीज़ों का लॉस जो होता है उसके बारे में हम कह सकते हैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन या फिर उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, उस चीज़ के बारे में सीख रहा है कि लॉस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, जो एक ना एक दिन सबको सीखना ही होता है। और मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात पता चल ही जाती है एक दिन कि उस चीज़ से जो भी आपका लॉस है, आप परेशान होगे, थोड़े दिन तक हर्ट होगे। लाइक मान लीजिए कि आपका किसी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और अचानक से किसी भी वजह से ब्रेकअप हो गया, तो क्या होगा, आप थोड़ा सा सैड होगे, हर्ट होगे, ऑब्वियस सी बात है। बट ऐसा नहीं होता कि सब अपनी लाइफ को एंड कर दें। धीरे धीरे लोग उस चीज़ को ओवरकम करना सीख ही जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ लाइफ ऐसे ही होती है। जो भी लॉसेस होते हैं उनको इंसान टाइम के साथ साथ ओवरकम कर ही लेता है।
तो ये क्या है कि बच्चा अभी उस एज में है कि जहाँ पे उसने लाइफ की फर्स्ट लॉस को फील किया है, सेंस किया है, क्योंकि आने वाले टाइम में उसके ऐसे बहुत सारे लॉसेस उसको फेस करने पड़ सकते हैं और वो धीरे धीरे ये सीख पाएगा कि वो कैसे लॉसेस को ओवरकम करके फिर से उठ के खड़ा हो सकता है। तो ये थी आपकी पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं इसमें यूज़ की हुई कुछ पोएटिक डिवाइसेस और उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसकी यूज़ की हुई पोएटिक डिवाइसेस और उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चंस पे जो आपके बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली बार बार पूछे गए हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली आपकी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है वो है सिम्बॉलिज्म। इसमें जो बॉल है उसको सिम्बलाइज किया गया है कि जो बच्चा है उसके जो यंग डेज हैं उनको किस तरीके से वो धीरे धीरे उसके साथ में बॉल को करके कि हाँ एक टाइम के बाद वो क्या होते हैं, जब हम ग्रो हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे वो फेड होते चले जाते हैं और बॉल जैसे पानी में चली गई ना, वैसे ही हमारे साथ साथ जो मेमोरीज होती हैं वो क्या होती चली जाती हैं, फेड होती चली जाती हैं। फिर इसमें यूज़ किया गया है रिपीटिशन ऑफ वर्ड वॉट एंड वॉट को रिपीटेडली यूज़ किया गया है, बॉल्स एंड बॉल्स को रिपीटेडली यूज़ किया गया है एंड देन अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इज वर्ड जहाँ पे सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को वेरी क्लोजली प्लेस्ड किया जाता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियोज़। यहाँ पे आपके वर्ड्स हैं वॉट एंड वॉट, बॉल्स, ठीक है, हॉल्स, बाइज, अ हॉल, हैक, ठीक है। तो जो सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनको वेरी क्लोजली प्लेस्ड किया गया है। तो ये थी आपकी इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस। इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, जैसा कि आपने देखा होगा पोएम जो है वो फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक कोई भी ऐसी राइम जो है वो मेंटेन नहीं कर रही है। तो ये थी आपकी पोएम की जो पोएटिक डिवाइसेस थी। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वुड द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा, उसकी जो चीज़ें जो भी घटना उसने अपने आंखों के सामने देखी वो उसमें इंटरवीन क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करिएगा कि पोएट ये कहना चाहते थे या फिर बेसिकली वो चाहते थे कि जो बच्चा है वो उस चीज़ को खुद से फील करे कि आने वाली लाइफ में वो चीज़ों को कैसे किस तरीके से हैंडल करना होगा, क्योंकि लाइफ को पूरी तरीके से उसे खुद ही फेस करना होगा। आज मान लीजिए वो कुछ पैसे उसको दे दे, दूसरी बॉल ला के दे दे, उससे आगे आने वाले टाइम में उसको जब डिफ़िकल्टीज फिर से फेस करनी होगी तो वो फिर से उसका चीज़ें वो नहीं मैनेज कर पाएगा। इसलिए उसको अर्ली एज से ये सीखना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को आप इस तरीके से इन वर्ड्स में रैप अप करिएगा। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ड है आपका पोजेशंस, उसका मीनिंग क्या है। तो वर्ड जो है आपका पोजेशन, उसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो वर्ड है ये क्या है, पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भरा पड़ा है। हमारे पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, हमारी खुद की बिलोंगिंग्स हैं, जिनको हमें अगर हमने बचा के नहीं रखा तो वो क्या हो सकती हैं, ईजिली हमसे दूर जा सकती हैं। और सिर्फ यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात ना करते हुए आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनको भी इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो ये हैं आपके दो क्वेश्चन जो बेसिकली रिपीटेडली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और आई थिंक कि आपको अब अगर पोएम में कोई डाउट होगा, वैसे होना नहीं चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पोएम को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।